सैना भाभी, काबिलियत वो नहीं होती जो इंसान खुद से बयान करता है। काबिलियत वो होती है जिसे सब तस्लीम करते हैं। और अगर आप इतनी काबिल होती तो यकीनन अब्बू आपका इंतखाब करते। लेकिन नहीं, उन्होंने मेरा इंतखाब किया है, आपका नहीं। आज तो अब्बू ने मेरी काबिलियत को माना है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कल सारी दुनिया मेरी काबिलियत को मानेगी। और ये सब सिर्फ आपकी कड़वी कसीली बातों की वजह से हुआ है। पाँव की जूती अगर सालों भी लगी रहे ना, तब भी सर का ताज नहीं बन सकती। सैना भाभी, पाँव की जूती कौन है और सर का ताज कौन? अब ये फैसला करने का वक्त आ गया। लेट्स सी। चाचा जान का फैसला कुछ अजीब सा लगा। क्यों? क्या इस फैसले में तुम उनके साथ नहीं थे? बिल्कुल भी नहीं फूफू जान। मैंने तो ज़ैनब भाभी का नाम सजेस्ट किया था। यहाँ तो खुशी की बात है तो मैंने तो मुखालफत की। यहाँ तक कहा कि उसको सियासत के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, ज़ैनब भाभी की बात और है, वो केपेबल हैं, सियासी बैकग्राउंड है, बाप दादा ने सियासत की है, खुद जानकारी रखती हैं सियासत की। तुमने मना क्यों किया? तुम्हारी वजह से तो वो इस घर में मौजूद है। मुझे तो लगा कि तुम खुश हो गए, तुम्हारे दिल की बात हो गई। मेरे दिल में क्या है वो तो मैं बताऊंगा ही। यही तो पता लगाना है कि तुम्हारे दिल में क्या है। अरे फूफो जान, वक्त आने पे सबको बता दूंगा। उसी वक्त का तो मुझे इंतजार रहेगा जब मुझे पता चलेगा कि सबके दिल में क्या है।
आइए। ये आपका कमरा है और ये आपकी कुर्सी। इस पर बैठकर आपने हमेशा अच्छाई के फैसले करने हैं। अब्बू, ये कुर्सी आपकी है, मेरी जगह तो आपके कदमों में है। ऐसे भी मुझे कुर्सी की क्या समझ, आप जो मुझसे कहेंगे मैं वही करूंगी। अकेले मैं कुछ नहीं कर सकती। हमने सोचा था इस कुर्सी पर चांद ही बैठेगा। लोगों को खुशियां बांटने के लिए। लेकिन अब वो नहीं है तो आप ही हमारी खुशी हो और आप ही हमारा चांद। शुक्रिया अब्बू, लेकिन मुझे तो सियासत की ABCD भी नहीं आती। आ जाएगी, ABCD भी आ जाएगी और XYZ भी आ जाएगा। पहले आप वहां बैठिए तो सही बेटा। थैंक यू। अब्बू, आपको नहीं लगता कि इस कुर्सी पे ज़ैनब भाभी को होना चाहिए था? आपका सोचना गलत नहीं है। आज हम आपको सियासत का पहला सबक सिखाते हैं। जब तक मांगा ना जाए किसी को मशवरा भी ना दीजिएगा। खुशी की बच्ची ने जो मुझे जलील किया उसे बहुत महंगा पड़ेगा। अब मैं इस घर को बर्बाद कर दूंगी और उसकी शुरुआत तो हो चुकी है। मेरा पहला टारगेट होगा सोहा। इस घर के हर शख्स को ना सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ बल्कि इस नवाब मंजिल की दीवारों के भी खिलाफ कर दूंगी मैं। जो गलत मेरे साथ हुआ है उससे भी ज्यादा गलत करूंगी अब मैं इस घर के साथ। भाभी, आप खैरियत तो है ना? तुमने देखा अब्बू ने किस औरत को उठा के वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बिठा दिया? हाँ चलो ठीक है, मुझे नहीं बिठाया कोई बात नहीं, मगर तुम तो ज़हीन पढ़ी लिखी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थी। उस कुर्सी पर अगर किसी का पहला हक था तो तुम्हारा था ना, तुम्हें क्यों नहीं बिठाया? उसकी औकात थी, उसे बिठा दिया। लेकिन भाभी, सब में मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा तो पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अरे तुम्हारा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है तो उस खुशी का कौन सा लेना देना है? हाँ, अरे खुशी तो तुमसे भी बदतर है पॉलिटिक्स में। सोहा, एक बात याद रखो, अब्बू जी के एक फैसले से तुमसे तुम्हारा होने वाला शौहर छिन गया और अब्बू जी के दूसरे फैसले से तुमसे तुम्हारी कुर्सी छिन गई। अब इंतजार करो उनके तीसरे फैसले का। तुम माफ कर सकती हो खुशी को, मगर आज जो कुछ हुआ ना उसके बाद मैं उस औरत को अब कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी मैं उसे। भाभी, माफ मैंने भी अब तक किसी को नहीं किया, सिर्फ वक्त के साथ साथ हालात से समझौता कर लिया है। ठीक है, जाओ जाओ करो समझौता, मैं नहीं करने वाली। मैं तो आज अब्बू जी से बात करके ही छोड़ूंगी। तुम्हें तो समझाना ही फजूल है, फजूल है तुम्हें समझाना। नो यूज, नो यूज।
साहब जी आपने तो मुझे डरा ही दिया। तू रो क्यों रही है? अपनी किस्मत को रो रही हूँ साहब जी। क्या हुआ तेरी किस्मत को? बीबी जी का मूड बहुत खराब है, उनके हाथ से कुर्सी जो निकल गई है। कुर्सी उनके हाथ से निकल गई है और रो तू रही है। वाह। अरे अगर वो कुछ बनती तो मैं भी कुछ बन जाती ना। हाँ, तू तो वजीर आज़म बनती बनती रह गई। अफसोस तो होगा ना? अफसोस तो बहुत है साहब जी, कुर्सी तो उनके हाथ से गई। वो कुर्सी उनके हाथ में थी कब? वो तो मामू के हाथ में थी। पर बैठने वाली तो वही थी ना। बैठना और ना बैठना भी मामू के हाथ में है। साहब जी आप थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते। मैं तो सोच रही हूँ कि अपने घर वापस ही चली जाऊँ अब। हाँ, ये फैसला तेरे हाथ में है। अब तू घर जाएगी, कुछ शादी वादी करके चली जा। अपनी माँ को जाके क्या जवाब देगी अगर वो पूछेगी क्या लेकर आई है? तो कम से कम कह तो सकेगी ना कि ये लेकर आई हूँ। पर साहब जी मेरे से शादी करेगा कौन? हजारों लड़के, हजारों। हजारों? पर मैंने तो सुना था इस्लाम में 4 जायज हैं। रंगीली, मेरा मतलब है कि कोई तो होगा ना तुम्हारी नजर में लाखों में एक। साहब जी यहाँ हजारों की गिनती नहीं हो रही, अब आपने लाखों कर दी। आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। रंगीली देखो, मैं भी तो शादी करना चाहता हूँ ना। तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? तू कर ले शादी। मगर वो हसीना माने तो फिर ना, जिससे मैं प्यार करता हूँ। वो चूड़ी वाली हसीना? रंगीली, मेरी महबूबा, महबूबा। साहब जी महबूबा अभी ना बहुत मोटी हो गई है, अब आप उनसे शादी करेंगे? रंगीली, मैं हुस्न की बात कर रहा हूँ। हुस्न, खूबसूरत सी मुन्नी, मुन्नी सी। अच्छा साहब जी मैं ना 3 मुन्नियों को जानती हूँ। एक वो जो मेरी फूफी की बेटी है, हाँ। लेकिन उसके तो अपने 3 मुन्ने हैं। दूसरी मुन्नी बेगम, और तीसरी मुन्नी बदनाम हुई। रंगीली, तुम किसी खूनी को जानती हो? हाँ हाँ मेरी बस्ती में रहती है। क्यों, क्या करना है? खून करवाना है खुद का। साहब जी कैसी बातें कर रहे हैं आप तो इतने प्यारे, इतने खूबसूरत है, आपसे तो कोई भी शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। तो फिर शादी कर लो ना मुझसे, मैं भी तो शादी करना चाहता हूँ ना। साहब जी ये फोन निकाले जरा इधर। हाँ? नंबर नोट करें। किसका? ये उसे खूनी का नंबर है साहब जी, इसे ही बुला लें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके साथ तो शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन इस घर को हिलाने में थोड़ा वक्त लगेगा असलम भाई, क्योंकि इस घर की बुनियाद बड़ी मजबूत है। इसीलिए मैंने इस घर की बुनियाद में दीमक लगाने की कोशिश शुरू कर दी है। दीमक लगाने के बाद घर को गिराने के लिए आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए हम हाजिर हैं, हर लम्हा, हर पल। नवेद साहब आप इंजीनियर हैं और आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सुहेल ख़ान है। सुहेल साहब, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं? ठीक है। 2 महीने पहले आप लोगों को LOS में नाले बनाने का काम दिया गया था। पेमेंट आप अपनी मर्जी की ले चुके हैं। इनफैक्ट 30% पेमेंट आपके अकाउंट में जा चुकी है। 2 महीने गुजरने के बावजूद आप लोगों ने अब तक काम नहीं किया। नवाब साहब ने कुर्सी बहुत मेहनत से हासिल की है। क्या चाहते हैं आप? क्या आपकी गलती की वजह से उनकी कुर्सी चली जाए? अवाम को जो यकीन हम पे है वो यकीन उठ जाए? कैसर भाई,
अगले 24 घंटों में अगर इन्होंने काम शुरू नहीं किया तो आप इनसे टेंडर ले लीजिएगा। हम अपने पैसों का नुकसान तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अवाम का यकीन हम उठने नहीं देंगे। आप लोग जा सकते हैं। सॉरी मैडम, आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम वाकई बहुत शर्मिंदा हैं। आप 24 घंटे कह रही हैं, मैं 10 घंटे में काम शुरू करवा दूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। चलें ठीक है, मैं कल साइट पे मिलूंगी आपसे। ओके कैसे भाई, मैं अपने रूम में जाऊँ। वाह मामू जान, सही फैसला किया आपने। खुशी भाभी में मुझे चांद भाई नजर आ रहे हैं। अल्लाह खुशी भाभी को नजर बद से बचा के रखे। चलो ठीक है, तुम अपना काम करो, बस मैं निकलता हूं। हेलो जी कैसर भाई, सारा काम ठीक चल रहा है ना? वैसे अगर मेरी ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। नहीं भाभी, माशाल्लाह काम बहुत अच्छा चल रहा है। अगर मुझे लगा कि आपकी ज़रूरत है तो मैं आपको बुलवा लूँगा, फिलहाल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे बताएं कि वो सर्विस रोड वाला काम कैसा चल रहा है? भाभी वो कल से शुरू हो जाएगा। फिलहाल मैं मुल्तान रोड पे हूँ, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। डे एंड नाइट बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा मटेरियल लग रहा है, सही काम कर रहा है। तो बहुत अच्छा है, वेरी गुड। फिर बात होती है, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू भाभी। बीबी जी, आपको नवाब साहब बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है। माशाल्लाह खुशी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पार्टी के सीनियर लीडर भी उनकी कारकर्दगी से बहुत खुश हैं। अब्बू आपने मुझे बुलाया? जी जी, आइए बेटा। हम देख रहे हैं खुशी बेटा कि पार्टी की जिम्मेदारी में आप ज़्यादा ही उलझ गई हैं। घर को भी ऑफिस बना लिया आपने, जो हम अच्छा नहीं समझते। घर का काम घर में होना चाहिए और ऑफिस का ऑफिस में। जी अब्बू, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आइंदा ऐसा नहीं होगा। खैर ऐसी कोई बात नहीं है। हम कहने का मतलब सिर्फ इतना है हमारा कि इंसान को थोड़ा सा दिमाग और जिस्म को आराम देना चाहिए। आप पर अभी बहुत जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ, आप ठीक कह रहे हैं। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं। क्या मैं कमरे में चली जाऊँ? अमन अकेला है। हाँ हाँ बिल्कुल जाइए आप। अमन अभी बहुत छोटा है, उसे आपकी ज़रूरत है। जी बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है आपने इन्हें। कभी बड़ी बहू के बारे में भी कुछ सोचा है? उनकी फिक्र ना कीजिए आप, उनसे कोई खतरा नहीं है। कुछ कहा उन्होंने आपसे? नहीं, कहा तो नहीं है। इसी बात की तो परेशानी है। उनकी खामोशी हमेशा ही खतरनाक साबित होती है। अब वो कुछ नहीं कर सकती, हमने उन्हें खामोश करा दिया है कहाँ वो? पता नहीं, कहीं बाहर गई हैं। अब तो ना वो कुछ पूछती हैं, ना ही कुछ बताती हैं कि क्या कर रही हैं। मालूम है। मेरी बर्बादी मेरी आंखों के सामने हो रही और मैं कुछ नहीं कर पा रही। इतनी मजबूर कभी नहीं थी मैं। चाचा जान की कंपनी के 20% शेयर्स आपके पास और 20% शेयर्स मुराद के पास।
और 30% शेयर्स मार्केट में। मार्केट के शेयर्स तो मैं खरीद सकता हूं, बाकी बचे 30% शेयर्स जिनके मालिक हैं आपके ससुर और मेरे चचा जान नवाब साहब। अगर आप मुराद के 20% शेयर्स अपने नाम करवा लें तो आप 70% शेयर्स की मालकन बन जाएगी मेरे 30% शेयर्स डालने के बाद। इस तरह कंपनी आपके नाम हो जाएगी और फिर जिसका जो हश्र करना है वो आपके हाथ में। लेकिन मुराद को मनाने की जिम्मेदारी आपकी। Nice. I'm impressed. You are smart. ठीक है, उसे मनाने की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए, क्योंकि इस बार मैं सिर्फ बाजी खेलूंगी नहीं, बल्कि जीतूंगी भी। तुम्हारी जीत में मेरी भी जीत छुपी है। जीतेगा कौन ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन चचा जान को हराना मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद है। नादान औरत इतना भी नहीं समझती कि मुराद के अब्बू की हार इसकी खुद की हार है। भाभी, आपकी कॉफी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? आज के बाद मेरे कमरे में आने की हिम्मत ना करना। चलो निकले यहाँ से। भाभी, आप मुझसे इतना नाराज क्यों रहती हैं? ऐसे क्या गलती कर दी है मैंने? अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे? हाँ, भी बताती हूँ तुम्हें। मैं अगर आपका एहतराम करती हूँ इसका यह मतलब नहीं है कि मैं किसी की बाप की नौकर हूं, जो खुद इस घर में जलील होने के लिए और दूसरों की इज्जत करने के लिए रखी गई। आपकी तरह मैं भी इस घर की बहू हूं। आप मुझसे बड़ी हैं, लेकिन अब मैं आपसे बड़ी हो गई। अगर मैं इज्जत देती हूं तो उम्मीद करती हूं कि आप भी मुझे इज्जत दें। इस घर की बड़ी बहू से इस तरह बात करोगी तो? आप इस घर की बड़ी बहू हैं, लेकिन मैं इस घर की छोटी बहू भी और पाकिस्तान इंसाफ पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट भी। आज के बाद कुछ कहने से पहले 1000 बार सोच लें।
अस्सलाम वालेकुम सर। ओ हो वालेकुम अस्सलाम। की हाल है जानिसार साहब? ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। आया तशरीफ रखे भाई। तुसी तो पिंड दे कप्तान हो, इसी शहर में की कर रहे हो? असल में एक इंक्वायरी के सिलसिले में लाहौर आया हूँ। एक मर्डर केस है। पिंड के एक जाने पहचाने साबिर का एक लड़की ने कत्ल कर दिया। और लड़की कौन है? कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं, कोई बाजारू औरत थी। पर बाजारू औरत किसी अय्याश का खून क्यों करेगी? शायद ज़्यादा पैसों की खातिर या कोई वादा खिलाफी की होगी उसने। हाँ, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि लड़की शरीफ हो और बेचारे के साथ बाजारू हरकत की गई हो। ये भी हो सकता है, लेकिन असल बात तो तभी सामने आएगी जब वो लड़की मिलेगी। तो लड़की के खिलाफ कोई सबूत या सुराग है? हाँ, एक अखबार है जिसमें उसकी तस्वीर है, जिस पे उंगली रख के उसने कहा था अफसाना सईद। और अखबार कहाँ है? हाँ, है मेरे पास। ये चेक दिखाएं। जिस ट्रेन के डब्बे में आपके बेटे का इंतकाल हुआ था, उसी जाए हादसा से एक खातून आई है। ये है खुशी चांद, आपके मरहूम बेटे की बेवा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं एसपी साहब? किसी भी लड़की को उठाकर हमारे घर ले आएंगे और लाकर कहेंगे कि ये चांद की बेवा है और हम मान जाएंगे? चांद अपने अब्बू से पूछे बगैर कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है, वो नाराज था, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता कि शादी कर ले और बताए भी ना। जानिसार साहब, क्या नाम बताया आपने इसका? अफसाना सईद। पूरा यकीन है कि ये अफसाना सईद ही है? क्योंकि मैं तो इसे खुशी के नाम से जानता हूँ। जी जी, मुझे यकीन है ये अफसाना सईद ही है, और ये एक ही तस्वीर है। असल में इसके माँ बाप फौत हो चुके हैं और ये रिश्ते के मामों के साथ गांव में रहती थी। ये किस दिन फरार हुई थी? 23 मई को। 23 मई? और 24 मई को ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। कड़ियां तो जुड़ रही हैं। ये नवाब हाउस है।